जी जब्बार साहब कोई बात आपने पूछनी है जी? आप सुन रहे हैं मुझे? शहजाद जब्बार साहब, शहजाद मेरी आवाज आ रही है? जी शहजाद मेरी बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। चलें, कोई क्वेश्चन बेटा आपने कल की बात पूछनी है आपने? किसी ने बेटा जो कोई बात पूछनी है कल की तो मेरे से शेयर करो, मैं आपको जवाब दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट शुरू करूँ आप। जी बेटा अगर कोई बात है तो क्वेश्चन पूछना है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछ लें। क्यों नूरे हीरा? हीरा बेटा बात सुन रहे हो आप? क्या सर? कोई क्वेश्चन पूछना है जी आपने बेटा? सर। कोई बात पूछनी है, कोई सवाल, कोई किसी बात की समझ ना आई हो? जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछना आपने? सर आप कैरी करें प्लीज। जब्बार साहब आपने कोई बात पूछनी है जी? या शुरू करूं? नहीं नहीं सर। कोई क्वेश्चन जी आपने सर स्टार्ट। जी अच्छा बेटा कल सर जो शुरू हम कर रहे थे ना, कल हमने शुरू किया था आर्डर 22। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम बेटा। शराब को बात पूछनी है? नहीं नहीं सर आप कैरी करें प्लीज। अच्छा जी, इसके बाद इधर जो बैठे हैं मॉर्निंग वालों, आप में से किसी को बात पूछनी है? मॉर्निंग वालों आप में से किसी को बात पूछनी है? असद आपने बेटा को बात पूछनी है? नहीं सर, कोई बात नहीं पूछी सर। सर वो कल ना की वजह से सर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं कल ना जवाब नहीं दे पाया सर। चलिए कोई बात। बेटा बात ये कल आर्डर 22 हमने शुरू किया था, मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूं ताकि चीजें मिल जाए साथ, ठीक है बेटा? हमने बात की थी कि आर्डर 22 ये कहता है, इसके जनरल व्यू में आपको बता दूं कि अगर इसका प्रेगनेंसी ऑफ द सूट, याद रखिएगा, आपकी किसी पार्टी की डेथ हो जाती है ना, उससे मुराद ये नहीं है कि आपका जो केस होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ गई? इवन के कोर्ट को आज हमने जो प्रोविजन आज पढ़ रहे हैं, कोर्ट को अगर कोई असाइनी, कोर्ट को कोई रिसीवर अपॉइंट करके प्लेंटिफ के बुनियाद पे हाथ पे अगर हमें वो सूट चलाना पड़ता तो कुछ क्या कर सकती है, उसको सूट को चला सकती है और वैसे ही चलाएगी जैसे उसकी दौरान जिंदगी चलना था। समझ आ गई बेटा बात की? तो ये सारी बातें थी इस आर्डर में। ये कहता है कि अगर आप किसी की ये डेथ हो जाती है या किसी की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है या ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा तो कोर्ट ये कहती है कि इसकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो ये राइट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, until unless the suit has been abated, ठीक है? आज जो है रूल हमने जो है वो 7 पढ़ना, समझ आ गई? 5 में हमने ये देखा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो तयन किसने करना, ये कल बातें हो चुकी, मैंने आपको बता दी कि सेक्शन 50 और 52 के साथ पढ़ लेने, ठीक है बेटा? लेकिन आज का जो मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ये मैंने खत्म करवा के फिर मैंने आना लिमिटेशन के आपको क्वेश्चन करवाना है आज, ठीक है? क्या करवाना बेटा? लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन आपको करवाना है, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस सीपीसी 2 के साथ, क्योंकि 2 क्लासेस मेरे साथ इसकी हैं आपकी सीपीसी 3 वालों की। तो ये जो 8 सेमेस्टर वाले बैठे हैं ये रेड गुट्टे ऐसे ही इनको लिमिटेशन एक्ट जो है वो मुफ्त में मिल जानी। समझ आ गई? बाकियों का जो सिलेबस है, इनका सिलेबस जो था गालबन मुझे जो आउटलाइन थी उसमें नहीं था। समझ आ गई बात की बेटा? अब बात जरा गौर से सुनना, समझ आ गई बात की कि अगर रूल 7 है बेटा जो हमें शूट करना है, क्या भला कि सूट नॉट अबेटेड बाय द मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। समझ आ गई बात की? नॉट अबेटेड बाय द, अब इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया फीमेल पार्टी, यानी कि शादी किसकी? फीमेल साइड वाली। अब ये बात माइंड में रखना, ठीक है? अब वो कहता है मैरिज ऑफ द फीमेल प्लेंटिफ या फीमेल डिफेंडेंट, ठीक है? अगर आपका कोई क्या है भला फीमेल प्लेंटिफ है या फीमेल डिफेंडेंट है, समझ आ गई बात की? शैल नॉट कॉल, अगर उसकी हो जाती है शादी तो इसकी वजह से आपका जो वो सूट होगा वो अबेट नहीं होगा। समझ आ गई बात की? और उसको उसी जो है जिसकी शादी हुई है उसके हक में या जो उसकी जो बेशक वो कोई जजमेंट है
तो उसको ऐसे प्रोसीड किया जाएगा जैसे उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, और इस याद रखिएगा उसकी जजमेंट डिग्री है उसी अंदाज में एग्जीक्यूट करवाई जाएगी जहाँ पे उसने पहले शादी से पहले एग्जीक्यूट होनी थी। समझ आ गई बात की। अगर कानून कहीं पे अभी किस में जिम्मेदारी डाल देता है, कानूनन शादी हो गई, समझ आ गई, अब खामंदी आ गए, खामंदी ने निकाह कर लिया अपनी बीवी से, अब ला ये कहता है इसकी नेक्स्ट प्रोब में कहता है कि अगर कानूनन लॉफुली कोई बात आ जाती है किस पे, खामंद पे, ठीक है, तो उसके जो भी वो डेब्ट्स हैं किसके जिम्मे हैं, वो खामंद के जिम्मे है, तो खामंद के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, तो यानी कि खामंद के खिलाफ फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अदरवाइज अगर कानून उसको नहीं करता, नहीं अंडर द लॉ ही इज नॉट बाउंड, तो फिर हम उसको नहीं कुछ कह सकते। बट अंडर द स्पेशल एंड अंडर सम सच सर्कमस्टांसेस, अगर द लायबिलिटी व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द लॉ अपॉन द हस्बैंड ऑफ द वाइफ, तो फिर तो हस्बैंड बाउंड है कि वो क्या करेगा, तमाम जो उसके वो मामलात होंगे उसको क्या करवा सकते हैं, उसके जो होगी एग्जीक्यूशन, हम उसके खाम के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी कोई डिग्री है जो कि प्लेंटिफ है आपकी, उसके हाथ में कोई डिग्री पास हुई है, ठीक है, लेकिन लॉ उसको इंटाइटल करता है इसी तरीके से जो खामन साहब हैं, अपॉन द एप्लीकेशन मेड बाय द हस्बैंड सच अपॉन सच एप्लीकेशन द जजमेंट में बी प्रोसीडेड एंड सच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। समझ आ गई। अगर आपका अल्लाह भला करे कि क्या होता है कि हस्बैंड को कानून क्या कर देता है, तो इंटाइटलमेंट दे देता है। समझ आ गई बात की, क्या कर देता है, इंटाइटलमेंट कर देता है, तो फिर जो उसकी बीवी की डिग्री थी वो खुद एप्लीकेशन देके क्या करवा सकता है, उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। कहने का मतलब ये है, शादी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बताओ कि सर मेरी शादी होगी और लाइबिलिटी से मैं बरी हुई हूँ। कानून ये कहता है कि आपका जो केस होगा इस ग्राउंड पे अबेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, दैट शैल नॉट कॉज द प्रोसीजरल डिफेक्ट ड्यूरिंग द सिविल लिटिगेशन। समझ आ गई बात की, ये है आपका रूल 7। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बड़ा जिसे हम कहते हैं दिवाली होना। क्या होना, दिवाली होना। समझ आ रही बात की। अब ये बात बड़ी, पहली बात तो ये इंसॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए कि इंसॉल्वेंट है क्या। समझ आ गई बात की। व्हेन द प्लेंटिव इंसॉल्वेंसी बार्स द सूट। समझ आ गई बात की। यानी कि इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं भाईजान, अगर आपने ये चीजें तरीके से देखनी है तो आपने एक दफा सेक्शन 12 की पहली क्लॉज जो है वो क्या कर लेनी है, सेक्शन 12 आप सीपीसी उसका एक 12(2) है ना, 12(2) से पहले जो आपका भला करे, पहली वाली बात है ना जी, आपने एक दफा उसको पढ़ लेनी है। भला किसको, सेक्शन 12 से सेक्शन 1 को, तो ये चीज आपको पता चल जाएगी और बड़े अच्छे अंदाज से चल जाएगी। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब पहली बात ये है बेटा कि अगर आपकी जो है कोई कंपनी, ठीक है, सपोज आप एक मिसाल ले लो, समझ आ गई, जो कि प्लेंटिव की थी या खुद प्लेंटिव क्या हो गया, या उसको अदालत ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया या उसको स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा क्या है, इंसॉल्वेंट है। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें अब कोर्ट अगर चाहे, अगर जो आपका वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है या जो भी है, वो चाहता है कि मेरे जो क्रेडिटर है ना उनके साथ मेरा जो ये केस है चलता रहे, तो कोर्ट क्या कर देती है, उसके बिहाफ पे किसी असाइनी को अपॉइंट कर देगी या किसी को क्या कर, किसी आपका जो है रिसीवर को अपॉइंट कर देगी ऑन द बिहाफ ऑफ द सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अगर वो कंपनी है तब, अगर आपको कोई शख्स है प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हुई है, प्लेंटिफ की। अगर आपको प्लेंटिफ डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट, समझ आ गई, तो याद रखिएगा सेक्शन 12 जो है वो बार करता है सूट्स को। ये सम सेक्शंस हैं रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर सूट्स, अगर आप सेक्शन 12 पढ़ लोगे एक दफा। समझ आ गई बेटा बात की। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, जब आपके प्लेंटिफ को कोई अदालत या आपको कोई स्टेट क्या कर देती है, ये बंदा इंसॉल्वेंट है, समझ आ गई, लेकिन कोर्ट में केस उसका चल रहा होता है, पेंडिंग भी होता है, और कोर्ट ये चाहती है कि ये जो केस है ये चलता रहना चाहिए। समझ आ गई बेटा बात की, क्या चलता रहना चाहिए, ये केस चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है असाइनी का और रिसीवर का। तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस प्लेंटिफ के बिहाफ पे उनको अपॉइंट कर सकती है, उन प्लेंटिफ के जो बिहाफ पे उनको अपॉइंट करेगी, जिनका काम ये होगा टू मेंटेन द ऑल लायबिलिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ आपका प्लेंटिफ। ठीक है, जो किसके बिहाफ पे काम करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके प्लेंटिफ को फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। समझ आ गई बात की। और ये जो बात होगी ना कि वो बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, इट शैल नॉट कॉज द अबेट, ये केस को जो प्रोसीडिंग्स होंगी उनको अबेट यानी खत्म है, प्रोसीजरल फ्लॉ नहीं आएगा,
कोर्ट उनके असाइनी को या उनके जो रिसीवर होंगे उनके प्लेंटिव के बिहाफ पे उसको अपॉइंट करके जो कि लुक आफ्टर करेंगे किस चीज को, उसके प्लेंटिव की तमाम प्रॉपर्टीज को केस चला सकती है। और केस वैसे ही जो है आपका अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, जब मुदई जो है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, समझ आ गई, तो अगर उसको असाइनी जो है अगर वो ठीक चलता है, पहली बात ये है अगर वो कोई बात डिक्लाइन नहीं करता, कोई चीज रिफ्यूज नहीं करता, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, सबसे पहले वो अगर कोर्ट को लगता है कि जो आपका ये असाइनी है ना या आपका जो रिसीवर है ये क्या कर रहा है, हैंकी पैंकी कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको नोटिस देगी। कोर्ट क्या करेगी, नोटिस देगी और उससे पूछेगी भाई बताओ क्या आप सूद को चला सकते हो या नहीं चला सकते, क्या आप इस काबिल हो कि आप इन तमाम मामला को मुद्दई के बिहाफ पे देख सकते हो या नहीं देख सकते, समझ आ गई। अगर तो कहता है ठीक, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको चलाएगी, तो कोर्ट का उसका फैसला करेगी और वैसे ही फैसला करेगी जो कि प्लेंटिव के इंसॉल्वेंट होने से पहले था। समझ आ गई बात की। अच्छा याद रखिए कि जब वो क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं ना, समझ आ गई बात की, क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं या किसी और स्पेशल रीजन की वजह से कोर्ट क्या करती है, कोर्ट को लगता है कि ये बंदे जो है ना हैंकी पैंकी कर रहे हैं, तो कोर्ट याद रखना उनसे सिक्योरिटी डिमांड कर सकती है और जो खर्च अखराजात होंगे ना, ठीक है, बेशक कल जो फैसला होगा जिसके हक में जाएगा, क्रेडिटर्स के हक में जाएगा या जिसके हक में जाएगा, तो प्लेंटिव की स्टेट से जो तमाम खर्च अखराजात होंगे कोर्ट उनसे रिकवर करने के इख्तियारात रखती है। समझ आ गई बात की। ये बात है सब सेक्शन 1 जो आपका सब रूल 1 है, ठीक है। अब इन्होंने लिख दिया प्रोसीजर वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू। ये तो पहली बातें थी ना, अगर आपका असाइनी या आपका रिसीवर जो है वो क्या रहता है, विलिंग है, वो क्या है जी, विलिंग है, वो कहता है जी मैं इस केस को ट्राई कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और जो तमाम खर्च अखराजात जो लायबिलिटीज है ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिव मैं इसको क्या करूंगा, लुक आफ्टर करूंगा, तो कोर्ट क्या करेगी, चलाएगी इनको। कोर्ट क्या करेगी, ऐसे केसेस को चलाएगी। समझ आ गई बेटा। अब बात आ गई किस चीज की, प्रोसीजर वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू, कि जब आपका क्या हो जाता है, जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिव, ठीक है, या रिसीवर को अपॉइंट किया था, वो हो जाता है फेल। समझ आ गई बात की। या पहली बात, अब जो आपका इसमें इसमें लिखा है कि अगर आपका असाइनी या आपका रिसीवर क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं या अपनी ड्यूटीज को निगलेक्ट करते हैं टू कंटिन्यू द सूट, टू कंटिन्यू द सूट, यानी कि दौरान सूट कोई उनकी जिम्मेदारियां थी, कोई पेमेंट थी या कोई भी चीज जो उन मामला थे, या जैसे उन्होंने आगे लिखा टू गिव द सिक्योरिटी इन प्रिस्क्राइब टाइम, उनकी जो पेमेंट थी उन्होंने एक मुकर्रर मुद्दत में करनी थी, लेकिन वो नहीं करते। क्या नहीं करते, उसकी निगलेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। समझ आ गई बात की। तो फिर मुद्दा है जो डिफेंडेंट होगा क्या कर सकता है, मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द डिसमिसल ऑफ द केस, फॉर द डिसमिसल इन डिफॉल्ट। समझ आ गई। जो आपने पढ़ा था आर्डर 9 में कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट क्या होता है। अगर यहाँ पे आपको लग जाए कि कोर्ट जो असाइनी था, जो कि प्लेंटिव के बिहाफ पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था ना, प्लेंटिव के बिहाफ पे काम कर रहा था, समझ आ गई बात की, प्लेंटिव के बिहाफ पे काम कर रहा था, अब वो जानबूझ के अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा, वो जो सिक्योरिटी है, जो काम उसके जिम्मे थे, वो वक्त पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो डिफेंडेंट होगा वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट। समझ आ गई कि कोर्ट क्या करे, इस चीज को जो है इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्लेंटिव की बुनियाद पे इस केस को क्या कर दे, डिसमिस कर दे। समझ आ गई बात की। अगर कोर्ट वहां पे समझे हाँ ये बात साबित प्रूव हो जाए कि वाकई वो डिक्लाइन कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को, तो कोर्ट क्या करेगी, उन तमाम जो प्रोसीडिंग्स होगी उनको क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी। और इसकी डिग्री जो है ये डिफेंडेंट के हक में हो सकती है। याद रखना, जब डिफेंडेंट के हक में होगी तो फिर कास्ट मुद्दई ने देने, फिर कास्ट किसने देने हैं जी, आपकी मुद्दई ने देने हैं। ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई बात की। तो ये है आपका रूल जो इन्होंने लिखा है, रूल आपका 8, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि अगर कोई असाइनी अपॉइंट करेगा तो चला सकता है, तो कोर्ट केस चलाएगी, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है भाईजान। जब डिसमिस करेगी तो जो खर्च अखराजात होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, आपके प्लेंटिव की स्टेट से। ये है रूल 8। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा अब है बेटा इफेक्ट ऑफ डिसमिसल। समझ आ गई बात की, इफेक्ट ऑफ डिसमिसल। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर रूल 8 में जो बात हमने पढ़ी है, ये प्रोसीजर अगर वो फेल हो जाते हैं, कौन भला, आपका प्लेंटिव या प्लेंटिव के जो असाइनी या रिसीवर्स होते हैं ना, अंडर रूल 8 में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सूट हो जाता है डिसमिस, सूट हो जाता है डिसमिस। तो याद रखिएगा इसी बुनियाद पे ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन अमंग द सेम पार्टीज प्लेंटिव नया केस नहीं ला सकता, प्लेंटिव नया केस
नहीं ला सकता अंडर रूल 9। समझ आ गई बात की। रूल 9 ये कहता है कि अगर सूट आपका रूल 8 में क्या हुआ, हैज बीन डिसमिस्ड अंडर द रूल 8, ठीक है, तो इस उसी सेम काज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट जो लाना वो क्या होगा, बार होगा। मुदई उस बुनियाद पे नया केस फाइल नहीं कर सकता जो कि डिसमिस हुआ है आपके रूल 8 में। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात इसने लिखी कि अगर कोई शख्स क्या करता है, क्लेम करता है कि आई एम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच प्लेंटिफ हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, किस चीज का, उस प्लेंटिफ का या उस डिफेंडेंट का, या मैं असाइनी हूँ या मैं रिसीवर हूँ। किसका, आपके प्लेंटिफ का। असाइनी या रिसीवर होगा तो प्लेंटिफ का होगा। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात आएगी तो वहां पे डिफेंडेंट भी साथ आ जाएगा। समझ आएगी। तो अगर जो है वो आके कोर्ट में क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, क्लेम क्या करते हैं कि आई एम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पार्टी एंड ही क्लेम्स टू सेट असाइड द प्रीवियस जजमेंट और ऑर्डर व्हिच हैज बीन ऑलरेडी पास्ड बाय द कोर्ट इन सच केस, ठीक है, लेकिन ही हैज प्रूव्ड द सफिशिएंट काज। अगर आपको ये याद हो तो सफिशिएंट काज, अगर हमने ये काम पढ़ी थी सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, वहां पे हमने ये सवाल पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि सफिशिएंट काज क्या होती है। सफिशिएंट काज क्या होती है, अगर आपके कोई वारिस, कोई असाइनी, कोई आपका रिसीवर क्या कर देता है, कोर्ट में आके बात साबित कर देता है कि जनाब हमें तो इस प्रोसीडिंग का पता ही नहीं था, या किसी और सफिशिएंट रीजन की वजह से क्या करता है, आके कोर्ट को मुतमईन कर लेता है, तो याद रखिएगा वो कोर्ट क्या कर सकती है, उस जजमेंट को सेट या आर्डर को, जो भी उसका आर्डर है, उसको क्या कर सकती है, अंडर रूल 9, आर्डर 22 रूल 9 में उसको क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है। समझ आ गई। और जितने कास्ट होंगे वो उस रिप्रेजेंटेटिव से, उस असाइनी से या उस रिसीवर से क्या होंगे, रिकवर होंगे। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसको जो अगर आपको याद हो, आर्डर 7 रूल 26, आर्डर 7 रूल 26 और आर्डर 8 रूल 13, आर्डर 8 रूल 13, ये बातें आपने साथ इसके जो क्रॉस रेफरेंस के तौर पर, जब ये बात किसी रिप्रेजेंटेटिव को मालूम ही ना हो, जो कि यहाँ पे बता दिए गए हैं 7:26 में और 8:13 में, तो आके वो बाय दिस वे ऑफ सफिशिएंट रीजन अगर ये बात साबित कर दें, समझ आ गई बात की, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है और केस को आगे फर्दर चला सकती है जहाँ पे बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ था। समझ आ गई बात की। इसके बाद अब बेटा रूल 10 है, समझ आ गई, प्रोसीजर इन द केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर द फाइनल ऑर्डर इन सूट। अच्छा, अब बात ये थी, एक चीज थी, एक प्रॉपर्टी थी जिसका झगड़ा था, ठीक है, वो एज असाइनमेंट जो डिफेंडेंट था वो या प्लेंटिफ था, जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर था ना, वो आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया। वो क्या कर दिया आपने, जो है ये इस इन हालात के अलावा, ठीक है, इन इन जो दीगर मुकदमात में ना, जब आप ये देखते हो कि जो प्रॉपर्टी थी, जो सब्जेक्ट मैटर था, समझ आएगी, जिसको आपने फ्रीक बनाया था, समझ आएगी। सपोज अब मैं ये कहता हूँ कि बाप था, बाप फौत हो गया, प्रॉपर्टी आ गई किसके पास, बेटे के पास आ गई। समझ आ गई बात की। प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, बेटे के पास आ गई। अब झगड़ा तो सब्जेक्ट मैटर पे है ना जी, जब झगड़ा की चीज पे आपके सब्जेक्ट मैटर पे है। समझ आ गई। तो इस रूल में जो रूल 10 है उसमें ये कहता है कि भाईजान आप जिसको वो प्रॉपर्टी, जिसको जो आपका वो है सब्जेक्ट मैटर जो कि ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी कि मेन कॉज ऑफ एक्शन तो आपकी सब्जेक्ट मैटर है ना, पार्टी बेशक जिंदा या मर गई है या वो है नहीं, उसने किसी और को दे दिया है, तो जिसके पास उसका कब्जा है ना, जिसके पास उसका कब्जा है बाय द वे ऑफ असाइनमेंट, जिसको असाइन किया गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फरीक मुकदमा बना सकते हो, उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो। समझ आ गई। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, समझ आ गई बात की। तो मेन जो इसमें जो रूल 10 है, ठीक है, प्रोसीजर इन द केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर द फाइनल ऑर्डर, इसमें यही है कि बेटा जो चीज आपकी सब्जेक्ट मैटर है, अगर वो कहीं किसी और को इवॉल्व कर रहा है किसी और पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, फ्रीक बना सकते हो। बात समझ आ गई बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो रूल 10 है, ठीक है, रूल 10 याद रखिएगा, ये फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एप्लीकेबल है। समझ आ गई। ना ये बिफोर द सूट अप्लाई करेगा और ना ये आफ्टर द डिग्री। समझ आ गई बात की। या जो आपका सूट है पहले ही डिसमिस हो चुका हो, समझ आ गई, तो या अबेट हो चुका हो, इन मामला में जो रूल 10 है ना, ये अप्लाई नहीं करेगा। ये उस टाइम करेगा जस्ट जब आपका सूट क्या होगा, पेंडिंग होगा, जब आपका सूट
पेंडिंग होगा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है जी कि अगर आपने ये तमाम बातें क्लेम करनी है कि आर्टिकल 22 की प्रोविजंस आपने एंजॉय करनी है एट द अपील लेवल, जब यानी कि अपील, ठीक है, तो आपने क्या करनी है, अगर अपील के स्टेज पे इन तमाम प्रोविजंस का इस्तेमाल करना है तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, ठीक है। जो आपका प्लेंटिफ होगा ना जी, वो अपीलांट कहलाएगा। समझ आ गई? रूल 11 अगर आपके सामने है वो क्या कहलाएगा, अपीलांट कहलाएगा। और आखिरी बात ये है कि जो आपका है इसमें क्या कहते हैं डिफेंडेंट, वो रिस्पोंडेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रिस्पोंडेंट कहलाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्डर 22। समझ आ गई बेटा बात की? तो यहाँ तक अगर आपने कोई आर्डर 22 के बारे में बात पूछनी है तो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ सबको। आपके पास 3 मिनट है, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे को क्वेश्चन करें, मैं जवाब दूँ ताकि मैं फिर रहूँ आपके लिमिटेशन की तरफ। ये सबको मैंने एक्सेस दे दिया जी। कोई आपने बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें, मैं आपको जवाब दूँ। जी कोई क्वेश्चन बेटा आपने पूछना है किसी ने? भाई कोई क्वेश्चन पूछना है आपने किसी? या आगे चलूं मैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर डिफेंडेंट की या प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो केस को कंटिन्यू करेगा वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट बनाई गई है उसमें जी से किसी एक बंदे को मतलब के फर्दर अपॉइंट कर दिया जाएगा उस केस को कंटिन्यू करने के लिए। जी जी सर अगर किसी न किसी वजह से वो जो किसी न लीगल किसी वजह रिप्रेजेंटेटिव है वो मौजूद ही नहीं है या जी फिर उनकी भी डेथ हो गई है या कोई और वजह, तो फिर सर किस बंदे को लिया जाएगा इस केस को कंटिन्यू करने के लिए? जिसका कोई नहीं होगा तो फिर अबेट हो जाएगा केस। केस चलेगा क्या हो जाएगा सर फिर? प्रोसीजर डिफेक्ट आ जाएगा। प्रोसीजर डिफेक्ट हो जाएगा? प्रोसीजर डिफेक्ट हाँ भाई, जब जब उसका कोई कंटिन्यू करने वाला ही कोई नहीं होगा जब फिर। उसको कोई होगा जी नहीं तो सर। फिर किसको खरीद बनाओगे आप? हवा में तो आप किसी को देखो ना, आपकी काज ऑफ एक्शन किसी के साथ तो है ना, जी ठीक है। सर। तो ये जो मैंने रूल आपको ये पढ़ाया है, आपका अल्लाह आपका भला करे, रूल 10, तो जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, इससे कहने का मतलब तो यही है ना, रूल 10 में वो ये कहता है जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसको आप फरीक बना सकते हो, जी सर ठीक। ठीक है। और एक दफा बेटा 50 और 52 सेक्शन पढ़ लेना, और साथ रूल सेक्शन 2 भी पढ़ लेना, सेक्शन 2 खाली 2, ठीक है। ओके सर। क्या 2, 11 और 12 सेक्शन जो है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की क्लोज 1 पढ़ लेना, फिर साथ सेक्शन 50 और 52 पढ़ लेना। ना समझ आए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। और भी कोई बात? सर प्यारे लग रहे हैं आप। लेकिन तू प्यारा नहीं लग रहा, तो ये उतार दे, मुझे भी डरा रहा है कोरोना के मरीज, उतार दे मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं, नहीं, सर ये उतार दीजिए, सर ये उतार दीजिए। हाँ, अच्छा बच्चा लगेगा, ठीक है। अच्छा सर बेटा, एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा, दो पूछे, ये इसलिए तो आपको टाइम दिया बेटा। जी बेटा पूछे नहीं। जी जी भाई बोले। सर मैं बोलता कि अगर किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो उसके लीगल एयर्स भी ना हो डिफेंडेंट के अच्छा या प्लेंटिफ के, अच्छा तो वो विल लेकर चला जाता है कि मैं अगर मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को दी जाए, ठीक है किसी इंस्टीट्यूशन को दे देता है, ठीक है। तो उसके लीगल हेयर्स भी नहीं है, वो मर जाता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, मैं तो आपको उसके बाद वो सुन गवर्नमेंट क्या उसको सू जी कर जी सकती जी है? जी जी सू कर सकते हैं। ये पूरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये पूरा ऑर्डर आगे आ रहा है, मैं आपको भाई को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक तो हाँ जैसा ये कि रिसेंटली सर वो तारिक अजीज ने लिखा है सर अपनी हाँ हुकूमत के पूरा नाम कर ऑर्डर दिया। आ रहा है, देखो ना जिसका, देखो इसमें बेटा देखो डिक्लेरेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना, सारे के सेक्शन 46 है कि आपने कोर्ट में जाना है और आपने अपने को डिक्लेयर करवा के लाना है कि जनाब जो प्रॉपर्टी उसने डिलीवर की है गवर्नमेंट की, उसका मैं मालिक हूँ, उसका मैं मालिक हूँ। द कोर्ट, द कंपीटिंग अथॉरिटी इज कोर्ट, द कोर्ट हैज टू डिक्लेयर वेदर यू आर इंटाइटल और नॉट। समझ आ गई बात की बेटा? डिक्लेरेशन की जो डिग्री होती है, डिक्लेरेटरी डिग्री, आपने पहले अपने आप को मालिक बनवाना है ना जी, तो पहले आप वोट डिक्लेयर करवाओगे फिर आप इधर आओगे। क्लियर कर दो। समझ आ गई है बेटा? कमर आवाज आ रही है मेरी?
the court से declare applicable under pillar. अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। समझ आ गई बात की बेटा? सेक्शन है जो अल्लाह भला करे आपका, कौन सा जी? exclusion of the time of the proceedings bona fide in the court without jurisdiction। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये चैप्टर बेटा शुरू होता है सेक्शन 12 से लेके 25 तक, कंप्यूटिंग द टाइम। ठीक है, कंप्यूटिंग द टाइम। ये लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, 14 ये से सवाल आ जाता होता है। क्या पढ़ा रहा हूँ? सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का। सेक्शन लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन कौन सा जी आपका? जो 14। समझ आ गई? तो इसमें अगर आप सब सेक्शन 1 एक दफा मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि इन द कंप्यूटिंग द टाइम पीरियड ऑफ द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग द। अब ये बात किसकी आ गई है? सूट की। ये सब सेक्शन 1 में पहले डिफरेंस एक बात, फिर मैं अगर मेरे पास तो बोर्ड होता तो मैंने एक साइड पे सूट लिखना था, एक साइड पे एप्लीकेशन लिखना था। समझ आ गई कि ये सेक्शन 14 अप्लाई कहाँ करेगा, ये बात याद रखना। समझ आ गई? इन द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट टाइम ड्यूरिंग व्हिच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सिविल प्रोसीडिंग्स वेदर इन द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, अब पहली बात क्या आ गई? वो उसकी गुड फेथ भी था, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी थी, सिविल प्रोसीडिंग्स थी। ठीक है, और ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिफेंडेंट shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action। यानी कि cause of action भी कौन सी थी? सेम थी। ठीक है, और prosecuted in good faith in the court from the defect of jurisdiction। मेन बात जो क्या आ गई? jurisdiction आ गई, defect of jurisdiction था, और other cause like nature is unable to entertain। समझ आ गई बात की? ये है सब सेक्शन 1। ये किसकी बात कर रहा है? आपकी अल्लाह भला करे फॉर एनी सूट। सब सेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है? एनी सूट। समझ आ गई बात की? अब जो सब सेक्शन 2 है ना भाईजान, सब सेक्शन 2 14 का, ये आपको थोड़ी सी हिट बता दूं। ठीक है, कि ये बात करता है एनी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी एप्लीकेशन फॉर द टाइम बीइंग ड्यूरिंग। यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन, अब ये मैं आपको जनरल इसकी आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ये बात का पॉइंट्स बनाना है ना, पहली बात आपने देख लेनी है प्लेंटिफ। ठीक है, उसके बाद आपने ड्यू डिलिजेंस लिख लेनी है, फिर तीसरी बात आपने सिविल प्रोसीडिंग्स लिख लेनी है, चौथी बात आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन लिख लेना है, पांचवी बात आपने इन गुड फेथ लिख लेना है, उसके बाद छठी बात आपने डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन लिख लेना है जी, और सातवीं बात आपने लिख लेनी है अदर कॉज। ठीक है, अब लाइक नेचर, और आठवीं बात आपने लिखनी है कोर्ट अनएबल टू एंटरटेन। अब सवाल ये हुआ जी, जप्पा साहब ने ना केस फाइल किया, समझ आ रही है बात की? समझ आ रही है बेटा बात की? जप्पा साहब ने क्या किया? केस फाइल किया, जो कि इन्होंने फाइल करना था किसी और अदालत में, इन्होंने जाके कर दिया सिविल कोर्ट फैसलाबाद में। क्या कर दिया? सिविल कोर्ट फैसलाबाद में बिस्मिल्लाह पढ़ के इन्होंने क्या कर दिया? अपना सूट फाइल कर दिया। लेकिन इन गुड फेथ था, इनको ये यकीन था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यानी कि ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये इनकी नीयत में तो फतूर नहीं था। ठीक है, और किस कोर्ट में किया? जो कोर्ट इसको सुनने के काबिल ही नहीं थी, जो कोर्ट इसको सुनने के काबिल ही नहीं थी, उस कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी वो उसको सुन ही नहीं सकती थी। कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं था कि उस केस का फैसला करे। समझ आ गई बात की? अब बेशक वहां पे कोर्ट ने क्या किया? इसको 2 साल सुना, कोर्ट ने 3 साल सुना, समझ आ गई बात की? कोर्ट ने 4 साल सुना, लेकिन कोर्ट आखिर बात में फैसला ये हुआ कि भाईजान आपने जाना है फिलहाल अदालत में, और फिलहाल अदालत ने आपने उसने क्या करना है? आपके केस को सुनना है। तो जितना टाइम आपका वहां पे वेस्ट हुआ होगा ना, ला ये कहता है शैल बी एक्सक्लूडेड। बेशक ये इन द केस ऑफ आपकी एप्लीकेशन है, या इन द केस ऑफ कोई आपने सूट फाइल किया है। अब ये इस बात को अगर मैं सूट को डिफाइन करूँ तो फिर मुझे सीपीसी के वो सारी बातें आपको 3 आर्डर बताने पड़ना है। सूट से मुराद वो सूट होगा जो आपने प्लेन से शुरू किया है, जो आपने दावे से शुरू किया होगा। समझ आ गई बात की? अब पहली कहने की बात ये है कि अगर आपने एक प्रॉपर फोरम पे जाना था लेकिन आप जा नहीं सके, लेकिन आपकी नीयत ठीक थी, आप इन गुड फेथ थे, आप एक उस कोर्ट में गए जो कि आपका राइट फोरम था ही नहीं, आपका वहां पे जितना टाइम वेस्ट हुआ, लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन, जो आप पे यानी कि लिमिटेशन की बुनियाद पे आपको पेनलाइज नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है कि अगर आपने एक राइट फोरम पे जाना था, आपकी नीयत भी ठीक थी, आपने केस भी फाइल किया, लेकिन वहां पे जाने के बाद जब आपने उसको प्रोसीड किया, आखिर में ये बात साल बाद आपको पता चली
कि भाईजान आपने तो जाना था फिलहाल अदालत में, तो जितना ये आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ है ना भाईजान, समझ आ गई बात की, ये आपकी टाइम लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इसको ग्राउंड बना के आपका केस रिजेक्ट नहीं होगा। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर आप देखोगे जो ये आपका केस है, ठीक है, जस्ट इसका जो मेन बात होगी कि जब आपका केस कोर्ट इस ग्राउंड पे क्या करती है, डिसमिस करती है, व्हेन द कोर्ट इज अनेबल टू एंटरटेन द सच सूट ड्यू टू जुरिसडिक्शनल मैटर, कि जब कोर्ट क्या कहती है कि मेरे पास इस चीज का इख्तियार नहीं, तो कोर्ट आपका सूट क्या करती है, डिसमिस करती है, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, जाके दोबारा क्लेम करते हो, या आपने क्या किया, नेक्स्ट हमने कल पढ़ना है आर्डर 23 जिसमें हमने पढ़ना है विड्रॉल। विड्रॉल का ग्राउंड ये भी है कि टाइम बात था लेकिन आपको पता चला कि ये राइट फॉर्म नहीं है, तो आप वहां से अपना सूट क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इन हालात में आप क्या जाओगे, जो आपका वो टाइम वहां पे खत्म हुआ होगा उसकी बुनियाद पे आपको पेनलाइज नहीं किया जा सकता। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद ये एप्लीकेबल है, ये जो सेक्शन 14 है ना, ये सूट्स में अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन में अप्लाई करेगा, प्रीएम्पशन सूट में अप्लाई करेगा। समझ आ गई। टू प्रोटेक्ट द बोनाफाइडली परचेजर, ठीक है। तीसरी बात कौन सी है, टू प्रोटेक्ट द बोनाफाइडली परचेजर। और जो नेक्स्ट जो है डिसमिसल ऑफ द प्रीवियस सूट, डिसमिसल ऑफ द प्रीवियस सूट, यानी कि अगर हम बात करें कि ये सेक्शन 14 अप्लाई कहाँ करता है, सेक्शन 14 की जो एप्लीकेशन है इसका हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात आपने लिखनी है सूट्स, दूसरी बात आपने लिखनी है एप्लीकेशन, तीसरी बात आपने लिखनी है प्रीएम्पशन सूट, चौथी बात आपने लिखनी है टू प्रोटेक्ट द बोनाफाइड परचेजर, और पांचवी बात आपने लिखनी है डिसमिसल ऑफ द प्रीवियस सूट। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि ये कहाँ अप्लाई नहीं करता, सेक्शन 40 जो आपका ये सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, ये कहाँ अप्लाई नहीं करता। तो पहली बात ये फॉरेन कोर्ट्स में अप्लाई नहीं करेगा, अपील्स में अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, एडजुडिकेशन ऑन मेरिट्स वहां पे अप्लाई नहीं करेगा, प्रायर प्रोसीडिंग्स फेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस, वहां पे अगर कोई आपकी नेग्लिजेंस थी, ठीक है, वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद सूट फेल्ड फॉर द प्लेंटिफ, यानी कि जहाँ पे आपका मुद्दई था उसको एक चीज का पता था लेकिन उसकी क्या थी, लापरवाही थी। समझ आ गई बात की। तो इन हालात में ये जो आपका ये सेक्शन जो है आपका 14 अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि सेक्शन जो 14 है ना बेटा, इसके साथ कौन कौन सा जो पीरियड है ना, हम यानी कि किस किस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। समझ आ गई। यानी कि पहली बात यह है कि हमें किस किस वक्त की अंडर दिस सेक्शन जो है वो हमें जो है वो माफी मिलेगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसमें पहली बात उसने ये लिखी बेटा कि द टाइम ड्यूरिंग विच, समझ आ रही बात की बेटा, द टाइम ड्यूरिंग विच द अर्लियर सूट वाज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन दी थी या सूट फाइल किया था, जितना टाइम आपको वहां पे लगा वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो दिन जिस दिन आपने क्या किया था, आपने वो केस फाइल किया था, वो दिन भी काउंट नहीं होगा। समझ आ गई बात की। और वो दिन जिस दिन आपकी प्रोसीडिंग्स क्या हुई थी, टर्मिनेट हुई थी, जिस दिन आपने केस फाइल किया था वो भी काउंट नहीं होगा, जिस दिन आपका वो फैसला आया वो दिन भी काउंट नहीं होगा, और जितना टाइम आपने वहां पे जाया किया वो भी काउंट नहीं होगा। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी अल्लाह भला करे, जो आपका वो नकल लेने का जो आपका वो टाइम था कि आपने नकल के लिए एप्लीकेशन दी, ये सारी बातें अगर मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँ ना, ये जो ये बातें बताई हुई है ये सेक्शन 12 में, ये सेक्शन 12 है, इंशाल्लाह कल हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन 3 किस्म की टाइम की आपकी जो है यहाँ पे लिमिटेशन की जो है ना आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। पहली बात ये कि जिस दिन आपने केस फाइल किया वो भी नहीं गिना जाएगा, जितना यानी कि आपने यकम को केस फाइल किया था यकम काउंट नहीं होगा। आपको यकम जो है पता चला 2019 को आपने केस फाइल किया और यकम 2000 जो है यकम जून आप कह लो, यकम जुलाई 2019 को आपने फाइल किया, लेकिन 2020 में आपको पता चला 1 साल बाद कि जनाब मैं तो वहां पे जाना था, तो 1 साल भी काउंट नहीं होगा और जिस दिन आपका फैसला आएगा वो भी काउंट नहीं होगा। यानी कि इस तरीके से जितनी लिमिटेशन आपकी बनती होगी आपको इस चीज का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, और मैं फिर आपको एक और बात बता दूं, ये याद रखिएगा, ये सफिशिएंट काज भी बनती है कि जनाब मुझे तो पता नहीं था, ठीक, आपने यू हैव टू प्रूव योर वेरिएंस। लेकिन जुडिशरी में सवाल आता होता है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट, जो सफिशिएंट काज थी सेक्शन 5 वाली, सेक्शन 5 और सेक्शन 14 का डिफरेंस भी आ जाता होता है। समझ आ गई बात की, किसमें किस चीज का डिफरेंस आ जाता है बेटा,
सेक्शन 5 आपका लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप परेशान हो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम है बेटा, ठीक है। 3 मिनट और 28 सेकंड और नोट्स हम इंशाल्लाह इसके बना चुके हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिमिटेशन के आपको करवाए हैं, 3 क्वेश्चन, ये आपको कल इस चीज के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह लिमिटेशन के। उसके बाद नेक्स्ट बात बेटा ये, अगर हमने इसका डिफरेंस देखें सेक्शन 5 का, ठीक है। पहली बात ये है कि जो सेक्शन 5 है ना, वो अपील्स और एप्लीकेशन में अप्लाई करता है, अगर आपको याद हो तो। सफिशिएंट काज, अगर जो हम बात हमने पढ़ी थी ना, एप्लीकेशन जो उसकी बात है वो कहाँ पे हिट करते हैं, आपकी अपील्स में और एप्लीकेशंस में। जबकि जो सेक्शन 14, आप ऐसे कॉलम बना लो ना, एक साइड पे सेक्शन 5 लिख लो, एक साइड पे सेक्शन 14 लिख लो, ठीक है। अब जो सेक्शन 5 की पहली बात कर रहा हूँ, वो अपील्स में और एप्लीकेशन में अप्लाई करता है, जबकि आपका ये सेक्शन 14 है, ये सूट्स और एप्लीकेशन में करते हैं। ये सूट्स और एप्लीकेशन यानी कि अपील का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, समझ आ गई बात की। अच्छा, जबकि आपका जो ये है, अल्लाह भला करे, आपका सेक्शन 5 जो है, ये जस्ट सूट्स में अप्लाई नहीं होता। जो आपका सेक्शन 5 है ना बेटा, ये जस्ट सूट्स में अप्लाई नहीं होता, और जो आपका ये सेक्शन 14 है, ये अपील्स में अप्लाई नहीं होता, समझ आ गई। सेक्शन 5 जो है ना बेटा, सेक्शन 5 ये सूट्स में अप्लाई नहीं होता, और जो आपका सेक्शन 14 है, ये आपका अल्लाह भला करे, आपका जो अपील्स में अप्लाई नहीं होता, समझ आ गई। उसके बाद डिस्क्रिशन आ गई, जो सेक्शन 5 है, अलाउ ऑल द डिस्क्रिशन, ठीक है, जो है आपकी कोर्ट एडमिट भी कर सकती है, ये यानी कि मे का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन 5 में जो डिस्क्रिशन है ना, वो मे है, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 14 है, वो अलाउ नो सच डिस्क्रिशन, यानी कि जो सेक्शन 14 में है, वहां पे डिस्क्रिशन का कंसेप्ट नहीं है, समझ आ गई बेटा। उसके बाद सेक्शन 5 में जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, सेक्शन 5 में याद रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज द डिस्क्रिशनरी पावर, मैं बार बार बता, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, समझ आ गई। लेकिन जो सेक्शन 14 है, ये आपका मैटर ऑफ राइट है। सेक्शन 14 आपका क्या है जी, आपका मैटर ऑफ राइट है, समझ आ गई बेटा बात की। तो अब यहाँ तक जितनी बेटा आपने बातें पूछनी है, मेरे पास मिनट है तकरीबन 1.5, तो ये सबको मैं अलाउ कर रहा हूँ। जिसने कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है जी बेटा पूछ, और ये सब सीआर से गुजारिश है कि जो अपनी हाजिरी है मुझे बना के भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपके अटेंडेंस लगा सकूँ। जी बेटा, मुनव्वर आप करो अपने आप को अनम्यूट और सवाल पूछो। मुनव्वर शराद। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जब हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि हम ठीक है, रॉन्ग अदालत में आ गए हैं, तो सर क्या वो 1 साल के से चलता रहता है, बाद में हमें पता चलता है 1 साल के बाद हम 4 साल चलता रहे आपका केस, आपको 4 साल बाद भी पता चलता है ना, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। सर कोर्ट बता नहीं सकता हमें कि आप गलत अदालत में, ये तो अब आपको पता है ना, हो सकता है आप कोर्ट के साथ फ्रॉड कर रहे हो। जी सर, ये तो नहीं है ना, वो भैया आपकी खुद की गलती है। सर ये क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट डिटरमाइन करेंगे या जो प्लांटिफ होगा? कोर्ट जी आपकी ये जो चीज जिस स्टेज पे कोर्ट के नॉलेज में आ गए, तो कोर्ट में खुद इसको क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना। सर आपने वो 2 साल वाली एग्जांपल हमें दी कि 2 साल आपका दावा चलता रहा, बाद में क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से कोर्ट ने आपको इन्फॉर्म किया कि आपने किसी गलत फॉर्म पे दावा फाइल किया है। लिमिटेशन की बुनियाद पे आपको सर जी सर